हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 7 फरवरी 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों के वीडियोस दे चुके हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे और काफ़ी हद तक हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। क्लियर है। इस वीडियो में भी गाइज हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास में आ चुके हैं और वही हम आपको कवर करवाएंगे। क्लियर है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आपको पूरी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कवर करवा पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी शानदार वीडियो को। आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में अगर है तो आप हमें गूगल फॉर्म की लिंक डाली है हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, तो वहां पर जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम कब है, किस दिन और किस शिफ्ट में है। क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर को कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर डाल दी है, आप सभी जाकर वहां पर देख लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बंगाल विभाजन के जो समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में बन चुका है, पर इस बार पहली बार ये बना है इस टाइम, है ना। तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद यह किया गया था बंगाल का विभाजन। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय दबाव समूह से एक राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन में बदल गया। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, है ना। लॉर्ड कर्जन क्या था? भारत का वायसराय था उस टाइम पर, और उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ये जो विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था और 6 साल बाद 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 20 जुलाई 1905 को इस विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया था। इसके 6 साल बाद 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बंगाल विभाजन के बारे में कुछ और स्पेशली चीज़ें हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में ये बढ़ गया था, दो खेमे में बढ़ गया था बंगाल। एक था पूर्वी हिस्सा, इधर वाला पूर्वी, है ना, इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी, है ना। तो इस तरह से ये बढ़ गया था और इस विभाजन से बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू क्षेत्रों से अलग कर दिया गया था। इस विभाजन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन किया था और इस विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी चला था, है ना। तो इस विभाजन के बाद प्रशासन को आसान बनाने के लिए इसे रद्द कर दिया गया था। यानी कि ये जो 11 साल बाद, है ना, ये जो 6 साल बाद, माफ कीजिएगा, 6 साल बाद इसे जो 6 साल बाद इसे रद्द किया गया था 1911 में इसे जो रद्द किया गया था। तो इस विभाजन के बाद प्रशासन को आसान बनाने के लिए, है ना, इसे रद्द कर दिया गया था और इस विभाजन के पीछे बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने और एकता को तोड़ने का मकसद था। तो ये चीज़ें थी बंगाल विभाजन के पीछे, जो कि आपको बखूबी पता होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं आपके कहाँ पर काम आती है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये चीज़ें आती है आपके कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें काम, जो कि आपके एग्जाम में पता ही आपको पूछे ही जाते हैं। कोई से भी एग्जाम हो, हर दिन हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन कथन वाले बनते हैं। उन कथन वाले क्वेश्चंस में ये जो डिटेल है ये आपके काम आती है। अगर आप पढ़े रखे होंगे तो आप आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा और आप सही कर देंगे, है ना। तो इसलिए बताते कि पूरी डिटेल पढ़ा करें। ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी। अगर इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, है ना, जाकर इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है अभी का, जो आपके लगातार क्वेश्चंस आपकी इसी टेस्ट सीरीज से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार क्वेश्चंस। तो आप एक बार जाकर डेमो चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरी पीडीएफ्स डाल रखी है, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आ रहे हैं सारे की पीडीएफ हमने डाल रखी है। स्टडी मटेरियल में काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पर हमने डाल रखा है, यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसी के अंदर सारा मटेरियल हमने डाल के रखा है। जो लोग परचेस करेंगे उनको यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट नोट्स वगैरह और सारी चीज़ें मिल जाएंगी दुनिया भर की, हर सब्जेक्ट के बारे में पूरा आपको एक एक चीज़ें, यानी कि हमने टेस्ट के फॉर्मेट में भी डाला है और डिटेल्ड में भी डाला है। जिनको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाला अलग डाला है, सारी चीज़ें
आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। हमने इस तरह से इसको बनाया है कि अगर आप परीक्षा के 2, 4, 10 दिन पहले भी अगर परचेस करेंगे तो भी आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको यहाँ पर हमने अलग से डाल रखा है ताकि आप उनको और अच्छे से उन्हीं पर फोकस करके पढ़ सकें, है ना। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। आप जाकर देखिएगा, एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक ये बन गए पंडित रविशंकर। और 1999 में भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इनको सम्मानित किया गया इससे। तो भारत रत्न जो पुरस्कार इनको दिया गया पंडित रविशंकर जी को, ये दिया गया 1999 में। क्लियर है। और 1938 में दरबार के संगीतकार अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया इन्होंने। शंकर जो पंडित रविशंकर है, इन्होंने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपरा के प्रभावों को शामिल किया था। अब कुछ अन्य भी वाद्य यंत्र है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो जैसे आपका ये पंडित रविशंकर वाला क्वेश्चन पूछा है ऐसे ही इनसे भी बन सकता है। तो देखिए, अगर अपन बात करें सरोद वादक की, तो इसमें इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अमजद अली खान आप सभी को पता होगा। इसके अलावा आशीष खान, राजीव तारानाथ इत्यादि। इसी तरह संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा, है ना, राहुल शर्मा और भजन सोपोरी इत्यादि। सारंगी की बात करें सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान इत्यादि। ये सभी इंपॉर्टेंट वाद्ययंत्र वादक है, तो आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 ओलंपिक जो रजत पदक है ये जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में ओलंपिक रजत पदक अपने नाम किया था। ये जो ओलंपिक है इसमें भारत का पहला व्यक्तिगत रजत था, यानी कि ये ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत रजत पदक था जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 ओलंपिक में जीता था, जो कि एथेंस में आयोजित करवाया गया था या किया गया था। उन्होंने मेंस डबल ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में ये पदक जीता था। 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के व्यक्तिगत और युगल डबल ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर राठौड़ को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। तो उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण पदक और एक रजत यानी युगल डबल ट्रैप में लेकर अपने 2004 ओलंपिक के विजय रथ को आगे बढ़ाया था। और उन्होंने देखिए इन्हें 2005 में स्पेशली भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि पद्मश्री भी इनको दिया जा चुका है वर्ष 2005 में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1951 की जनगणना आपसे पूछी है कि 1951 में। अब गाइज ये 51 वाला पैटर्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक तो 51 से आपकी जनगणना काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है ना। और ये जनगणना तो अलग अलग ईयर की 51 की तो आप पूछिए, पंचवर्षीय योजना पूछी जा रही है, इसमें फर्स्ट वाली ज़्यादातर पूछी जाती है। इसके पहले ही शिफ्ट जो हुई थी सेकंड वाली, उसमें फर्स्ट पूछी थी 1951 में से 1956 वाला, है ना। इसका जो पैटर्न था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस पंचवर्षीय योजना का, तो इस टाइप से पैटर्न काफ़ी चल रहा है ये, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा चीज़ों को। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 18.33%। तो यहाँ पर देखिए किसी दिए गए देश, क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र के में साक्षर वयस्कों का जो परसेंटेज होता है का प्रतिशत जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो, किसी विशेष क्षण में विशेष रूप से, मध्य वर्ष में समग्र रूप से या किसी विशेष लिंग के लिए संबंधित संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 1951 में भारत की साक्षरता दर जो है ये 18.33% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है 2011 के अकॉर्डिंग। तो 1951 में देश में केवल 9% महिलाएं साक्षर थी, है ना, और टोटल साक्षरता थी 18.33%। और आज देख सकते हैं 74.04% है। उस टाइम पर महिलाओं का भी आपसे पूछा जा सकता है, 9% महिलाएं साक्षर थी 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पहले राजदूत 2024 में कौन नियुक्त हुए हैं? या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। हमने दोनों पैटर्न के डाले ताकि आप जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए हमने दोनों तरह के डाल दिए जो हमें मिले। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो विजय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है। विनय मोहन क्वात्रा ने 13 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में
भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है ना। तो ये वाला जो टॉपिक आपका बन रहा है, ये आपका भारत के राजदूत वाला टॉपिक आपका बन रहा है, ये वर्तमान में कौन क्या में भी कवर हो जाता है कई बार, है ना। तो अगर आप कवर करेंगे तो कर लीजिएगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बना है, पॉसिबिलिटी है कि आगे से भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो विनय मोहन क्वात्रा ने 13 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है, जो 2020 से 24 तक इस पद पर थे। क्वात्रा इससे पहले भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं और फ्रांस और नेपाल में भी भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब भरतनाट्यम लगातार आपका पिछले 3-4 दिनों से आपकी एग्जाम 4 तारीख से स्टार्ट हुई है, उसी दिन से आपका भरतनाट्यम छाया हुआ है। अभी एक ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें भरतनाट्यम से क्वेश्चंस ना बना हो, है ना। लगातार ज़्यादातर क्वेश्चंस, ज़्यादातर शिफ्ट में आपके इससे क्वेश्चंस बने हैं। आज भी इससे पूछा गया भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है तंजोर भरतनाट्यम किसकी एक शैली है ना। तंजोर दे रखा था और भरतनाट्यम में बताया तंजोर और भरतनाट्यम दोनों, है ना। तो तंजोर और भरतनाट्यम से रिलेटेड ही क्वेश्चन था आपका, तो कुछ भी हो सकता है आपका ऐसे। तंजोर भरतनाट्यम किसकी एक शैली है, तो ये भरतनाट्यम की एक शैली है। और भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये तंजोर से हुई है। डिटेल में आपका कवर हो जाएगा सारा, बिल्कुल टेंशन ना ले। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है तमिलनाडु के तंजोर जिले में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ पर हुई थी, तंजोर में। ये एक जिला है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम को देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे दास्यट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम जो है इसको भरत मुनि ने बनाया था। और भरतनाट्यम में हाथों के इशारे यानी मुद्रा, चेहरे के भाव, अभिनय, फुटवर्क और कोरियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, 3 टाइप से हमने डाला है क्वेश्चन को। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन था, और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही है। कई बार आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हमने 3 टाइप से क्वेश्चंस को डाला है एक ही को। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका करेक्ट आंसर आप करेगा। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर केंद्रित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1974 से 78 तक थी, और इस योजना में कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद औद्योगिक और फिर उसके बाद में खनन क्षेत्रों का स्थान रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये योजना है ये एक सफलता थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की थी। तो ये अपने लक्ष्य से कहीं अधिक वृद्धि दर इसने हासिल की थी, थोड़ी अधिक वृद्धि दर इसने हासिल की थी लक्ष्य से, है ना। तो इस योजना का जो प्रारूप है डीपी धर द्वारा बनाया गया था और ये जारी किया गया था। इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया गया था। आपको बताइए मोरारजी देसाई सरकार ने इसको रद्द कर दिया था टाइम से पहले। 5वीं पंचवर्षीय योजना ही वो थी जिसको रद्द कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में हर 1000 जीवित जन्मों में से 48 शिशुओं की मौत हो जाती है। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब है हर 1000 जीवित जन्मों में से 1 साल में कम उम्र के बच्चे, कितने बच्चे मर जाते हैं। यह किसी जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने का एक अहम पैमाना ये बेसिकली होता है। तो शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत होती है। भारत में शिशु मृत्यु दर IMR इसको बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर IMR। इसके मामले में मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति सबसे चिंताजनक है। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS, है ना, इसके अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है ये प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 48 है, जो देश में सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे। या क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हमें 2 टाइप से क्वेश्चंस बताए। देखिए क्वेश्चंस ये बताया हमें 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, और आगे लिख रखा था गुलजारी लाल नंदा। क्लियर है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। गुलजारी लाल नंदा जो थे ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे DP धर। अभी हमने कवर किया था। अब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए यहीं पर, है ना, ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें ही कवर किया अभी हमने। ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है देखिए ये, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इस योजना का जो प्रारूप है DP धर ने बनाया था। तो ये उपाध्यक्ष यही थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के, 5वीं पंचवर्षीय योजना के DP धर है। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के थे गुलजारी लाल नंदा। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आप सभी को बताइए, वही पंचवर्षीय योजना, वही ये जो है
जो योजना आयोग है वही जो है पंचवर्षीय योजना को रेगुलेट कर रहा था, चला रहा था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इस योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो योजना है साल 1951 में शुरू की गई थी, यानी कि 1951 में शुरू होकर 1956 तक ये चली थी। 56 से फिर 61 तक दूसरी चली थी। इस तरह से 56 से 61, 61 से फिर दूसरी चली थी अलग। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका क्रम तो आपको आई थिंक पता ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये आपका पूछे जा रहा है ना। इसका मकसद क्या था? प्राथमिक क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र था विकास करना। इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इससे पहले वाली शिफ्ट में बनाए, ये किस पर आधारित थी? जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। दो मॉडल है जो कि आपको याद रखने हैं, एक तो हेरोड डोमर मॉडल आपका है और एक और मॉडल है ना। जल्दी से बताइएगा। इस योजना का जो प्रारूप है ये राज नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो ये आपका पहली वाली है। अब पांचवी वाली देखते हैं हम। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 79 तक ये चली थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे टाइम पर, यानी कि इस योजना के जो अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इस टाइम पर। और योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे ये थे डीपी धर, है ना। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इनके बारे में हम आपको बता दें, अगर क्वेश्चन बने तो आगे से बता दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि बैक टू बैक जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी 1951 से लेकर, है ना, 1956 तक ये चली। 56 से 61, 61 से फिर 66, है ना। तो ये चली थी। तो यहाँ तक ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू। पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 66 तक रही थी, 51 से 66। तो 51 से 66 के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष थे, आपको ये याद रखना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है 1951 से 1966 तक योजना आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कितनी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें अध्यक्ष थे ये। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बढ़ती है या बहती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है हिमालय की ओर से निकलकर ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती है। ये जो नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलकर हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर यह बहती है। ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये बैसखली गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई करीबन 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो मिलकर सुंदरवन जो डेल्टा है ये बेसिकली इसका निर्माण करती है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। अगला है वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वैदिक युग में लोहे के जो साक्ष्य मिले हैं ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ऑप्शंस में दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे और भी जगह से मिले हैं। वैदिक युग में लोहे के जो साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, है ना, चिराद रोपन 13 वैशाली कौशाम्बी में मिले हैं, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु, है ना, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ पर भी लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बट ऑप्शन में आपको ये दे रखा था कौशाम्बी वाला, तो करेक्ट आंसर रहेगा। अथर्ववेद में लोहे की फाल और ताबीज का जिक्र है। और वाज सनिया, है ना, संहिता में लोहो और श्याम शब्द मिलते हैं। काठक संहिता में 24 लेबों से खींचे जाने वाले भारी हलों का जिक्र देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर जो कि हमने कवर करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कोई प्रश्न था आपका, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है, बट ये टॉपिक आपको बताइए, देख कर जाना है आपको। शास्त्रीय नृत्य, जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, 8 का हमने आपको बता रखा है हर एक के बारे में। मैं एक बार रिकॉल भी आपको करवा दूं, जैसे कि आपका तमिलनाडु वाला तो सबसे ज़्यादा चर्चित है, भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम वाला। इसके अलावा भरतनाट्यम हो गया आपका, फिर हम बात करते तमिलनाडु का ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते केरल की। तो केरल का 2 हो गए, एक तो कथकली हो गया, एक मोहिनीअट्टम हो गया, है ना। उसके बाद में आता है आपका आंध्र प्रदेश का जो कि कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के बाद में मणिपुर का आता है, मणिपुरी हो जाएगा। और आपका उड़ीसा का होता है उड़ीसी, है ना। ये हो गए आपके। उसके अलावा अपन उत्तर प्रदेश में चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का, है ना। और 7वां आपका है सत्रिया जो कि असम का रहेगा, है ना। तो ये आपको स्पेशली याद रखें। एक और कोई सा मिस कर रहे हैं हम, है ना, तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है चीज़ें, तो बाकी याद है सारे के सारे आपको पता ही है। तो अगर देखेंगे तो बता देंगे, बाकी आपको सारे पता होना चाहिए एग्जैक्ट जो भी है वो, क्योंकि 2 यहाँ पर हमने कवर कर लिए ना, ये हो गए पूरे 9 के 8 के 8,
है ना। 2 यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं केरल का, जो कि कथकली एक आपका और एक आपका है मोहिनीअट्टम, है ना। तो पूरे 8 यहाँ पर हमने कवर करवा दिए हैं आपको, और ये आटो के आटो याद आपको रखना है। तो सामान्य ज्ञान की स्पेशल ये ई बुक है हमारी। अगर ये नहीं पढ़ी है तो एक बार जाकर पढ़िए जरूर से, क्योंकि अप टू डेटेड इसमें सारा लेटेस्ट वाला है टीसीएस के क्वेश्चंस। जो पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट देखने को मिल रहे हैं। एसएससी और रेलवे के लिए स्पेशल ई बुक है ये, जो कि खासकर आप सभी के डिमांड पर हमने बनाई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से एक बार प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, जरूर से देखिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो उसके लिए, है ना। काफ़ी कम प्राइस है अभी इसकी, अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 42, 44 और 39। ये ऑप्शंस आपको दिए रखे थे। क्वेश्चंस एग्जैक्ट जिन्होंने भी बताया उनको याद नहीं रहा है कि क्वेश्चंस किसके बारे में था, बट उन्होंने ऑप्शंस बता दिए कि अनुच्छेद 42, 44 और 39 ऑप्शंस में था। एक और ऑप्शन था जो उनको याद नहीं रहा है ना। तो इन ऑप्शंस की मदद से ही हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि समान नागरिक जो संहिता है किस अनुच्छेद में है। हो सकता है इसके बारे में ही जिक्र किया गया हो, उसका आंसर 44 हो, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, या फिर 42 वाला होगा, 39 वाला होगा, वो भी हम आपको आगे डिटेल में कवर करवा देंगे। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। समझिएगा चीज़ों को, हमें जो बताया डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट। तो अनुच्छेद 44 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन आपका 42 वाला था तो ये से आपका पूछा होगा 42 से, है ना। कर्मचारियों के लिए उचित और मानवतापूर्ण कार्य स्थितियां तथा मातृत्व राहत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 42 आएगा फिर। और अगर पूछा था राज्य द्वारा नीति निर्माण में कुछ सिद्धांतों का पालन करना किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 39 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका रहा होगा, है ना। तो हमने सारी चीजें बता दी है। ये अनुच्छेद 42 कर्मचारियों के लिए उचित और मानवतापूर्ण कार्य स्थिति मातृत्व राहत। 44 आपका यूसीसी से रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड। और 39 जो है ये राज्य द्वारा नीति निर्माण में कुछ सिद्धांतों का पालन करना ये शामिल है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है किस पर आधारित थी। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मॉडल हमें नहीं बताया कि मॉडल भी दे रखा था क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में मॉडल दे रखा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये आपको बताइए, महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया, हेरोडोडोमर मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी महालनोबिस मॉडल है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो यहाँ पर मॉडल ना दिया है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर बेसिकली, है ना, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है ये बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर आधारित है। इस तरह से भी ऑप्शंस आपका हो सकता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर रह सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा इस मॉडल को जो है ये मॉडल बनाया गया, या इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। महालनोबिस मॉडल इसको कहा जाता है, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक टेबल टेनिस आपका क्वेश्चन बना था जो कि एग्जैक्ट हमें नहीं मिला है, जो कि अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताने की मैं हेल्प करें। क्लियर है। और गाइज नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक दी है, अगर आपका आगे दिनों में एग्जाम है तो आप हमें जरूर से बताइएगा कब आपका एग्जाम है और किस शिफ्ट में है ना, ताकि आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। ये जो क्वेश्चंस थे जीके के हमने सारे के सारे आपको कवर करवा दिए जो भी आए थे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आज हमें मिल चुके हैं जो कि हम आपको कवर करवाने वाले हैं, तो पूरे लास्ट तक बने रहेगा। ये एसएससी जीडी वाली है जो कि इसके बारे में हम आपको बता रहे थे, अभी सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी। करीबन 1 रुपये में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट PDF नोट्स स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है कंटेंट आपको कम प्राइस में आपको मिल रहा है ना। और लोग क्या करते हैं 1 रुपये में 1 दे देते हैं, हम 1 रुपये में आपको 10 दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना ईजी और सस्ता है ना। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है आपके लिए और बेस्ट है मेरे ख्याल से। या RPF कांस्टेबल की ये भी सिर्फ 79 की है, इसमें भी 1 रुपये में आपको 10 के बराबर स्टडी मटेरियल मिल रहा है। और ये RRB NTPC की जो है इसमें भी आपको 1 रुपये में 10 के लगभग कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, PDF स्टडी नोट्स मटेरियल सारा, ये भी सिर्फ 79 की है। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करें। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है उसके लिए। और यह मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की है, ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है, ये पुलिस आरक्षक की है ना। इनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिंदी की।
क्लियर है। तो गाइस देखिए हिंदी की अगर अपन बात करें तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या है? वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेद माता, वीणा, पानी, भारती, वाग्देवी, माहेश्वरता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची नाम है। इन्हीं में से एक ऑप्शन में दे रखा होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोमल शब्द का विलोम पूछा है तो कमल का कठोर, कठोर का कोमल हो जाएगा। आय शब्द का विलोम पूछा है तो वे का आय, आय का वे हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा साझा करना मुहावरे का अर्थ पूछा है तो साझा करना, एक तो साझा करना ही होता है, सम्मिलित करना, शामिल करना, कारोबार में साझेदारी करना, ये कुछ मुहावरे के अर्थ इसके हो सकते हैं। जो भी आपको सही लगे या ऑप्शंस में मिला होगा वो सही रहेगा आपका। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको उदयाचल बोला जाता है, यह आपका दे रखा था, है ना। शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन था आपका। और गद्यांश दिया रखा था नगर नियोजन से रिलेटेड, है ना, नगर नियोजन से रिलेटेड एक गद्यांश दिया था। गद्यांश से 5 क्वेश्चंस बने थे, आपको बताइए। रचनाओं से एक बना था, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस थे आपके, संज्ञा नहीं था, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चंस थे, है ना, जो कि हमने आपको बताने की कोशिश करी है, जो मिले हैं वो। तत्सम तद्भव से 1 था, बहुवचन नहीं था, वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चंस थे, मुहावरे से 1 क्वेश्चन था आपका, पेरा जंबल से 1 क्वेश्चन था, और 1 शब्द वाला भी 1 क्वेश्चन ही आपका 1 वर्ड वाला पूछा गया था, है ना। इस तरह से ये चीजें थी आज की आपकी हिंदी में। अगर बात करें मैथ्स में तो मैथ्स में परसेंटेज नहीं देखने को मिला, या हो सकता है उनको याद भी नहीं रहा हो, है ना। बाकी जो उन्हें याद था वो बता दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन बना है, SICI से 3 क्वेश्चंस बने, औसत से 2 बने हैं। क्लियर है। नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। LCM SCF से 1 क्वेश्चन बना है। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, आयु से 1 क्वेश्चन था, समय कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके अलावा रीजनिंग में बात करें तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से आपके 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा डाइस जो थे इससे 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए डाइस से। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके। इसके अलावा 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्लियर है। काउंटिंग फिगर की बात करें तो ये हो सकता है आया हो ना आया हो, है ना, बट उन्होंने बताया है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिगर सीरीज से क्वेश्चन आई थिंक होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है। आकृति 1 नंबर की आई थी। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस बने, है ना। कथन निष्कर्ष भी एग्जैक्ट नहीं है और पजल से भी एग्जैक्ट नहीं है ना। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी चीज़ें अगर आपको एक्यूरेट पता हो तो बताने में हेल्प करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो पाए। ये ई बुक है हमारी, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। PDF भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमारी SSC GD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल रही है। ये सभी 79 वाली है ना, जाकर चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट है। देखिए गाइस जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जैक्ट पैटर्न आपका मैच हो रहा है, जो एग्जाम में आ रहा है वही का वही पूरा का पूरा पैटर्न है। आप चाहें तो डेमो देख लीजिएगा, जो कि फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। डेमो चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपकी RPF कांस्टेबल की एग्जाम जल्द स्टार्ट होने वाली है मार्च में, है ना। तो आप फिर लेंगे तो अभी लीजिए और अभी से अपनी प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट कर दीजिएगा इसकी RPF की। तो अभी से, क्योंकि इतना मटेरियल यहाँ पर, ये इतना अच्छा कंटेंट है, 800 से अधिक आपको देखने को मिल रहा है ना। 1 रुपये में 10 से ज़्यादा भी आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है ना। तो इतना अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो 100 गारंटी के साथ कर सकता हूँ 100% आप जो है इसमें सक्सेस पा लेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया और शानदार है। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में TCS पूछ रहे हैं उनको पहले ही कवर कर लो आप, है ना। तो सारा ही कंपटीशन आप अच्छे से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से NTPC की भी हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ 79, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, नाम मात्र के शुल्क पर आप अभी इनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी आपकी मर्जी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है उसके लिए। ये MP के लिए स्पेशल है, MP एग्जाम के लिए, जो कि आपके आरक्षक की है, MP पुलिस कांस्टेबल की है। इसके अलावा GL प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP ग्रुप 4 की भी अवेलेबल है। उसके अलावा MPSI की भी अवेलेबल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर एप्लीकेशन पर ही चेकआउट करिएगा, आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ई बुक है, इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। SSC रेलवे के लिए स्पेशल है आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से PDF मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। क्लियर है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।